डकी भाई तो मासूम है, यूट्यूबर है। बोलो 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 बोलो। चलें जी, अब टाइम हो गया है कि डकी भाई ने ये 100 डेज की कहानी सुनाकर 4 दिन में 14 मिलियन व्यूज जो लिए हैं, इसका ड्रॉप सीन कर दें। हाँ, ये बात सही है कि ही इज गुड एंटरटेनर, बट रिमेंबर वी आर द स्टोरी टेलर। और डकी की स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाए किसी दिन, रॉ बैठ जाए मेरे सामने, मैं इसके गुनाह गिनवाता हूँ और पूरा काम गिनवाता हूँ, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो स्प्लिट क्लिप इसलिए थे कि वो कोरियोग्राफ थी। जरा कहानी को समझिए, इसमें 3 किरदार हैं। विलन सरफराज चौधरी एंड कंपनी, हीरो बिग ब्रदर, और डकी जो एक मुल्जिम था मगर विक्टिम बन गया। उसका रीजन भी डिस्कस करते हैं, लेकिन डकी की कहानी का हीरो बिग ब्रदर ये काम कैसे करते हैं, ये एंट्री क्यों कैसे हुई, डकी को एग्जिट कैसे मिला, ये सब हम और आप नहीं समझ सकते। ये वही बता सकता है जो खुद भी कभी कहीं बिग ब्रदर रहा हो। पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में। मैं बात कर रहा हूं एक्स FBI एजेंट कामरान फरीदी की। वो स्प्लिट क्लिप क्यों जा रहे, जैसे इसने रिकॉर्ड किया अगर 3.5 घंटे की 4 घंटे की, उसने बाद में स्प्लिट क्लिप हुए थे। वो इतनी गंदगी से हुआ था। चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाए किसी दिन। आपने जुआ खेला? नहीं नहीं नहीं। माफी तो मांग ली ना यार। मुझे भी 2-4 लोगों से सही की फटीक खार है पाकिस्तान में। मैं सबके घरों में घुसता हूँ, जुर्म करता हूँ, भैया माफ कर दो, वो आपको छोड़ देगा। मैंने उस वक्त उनसे पूछा था, मैंने कहा जी मॉरल पुलिसिंग भी NCCI का काम है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी जी बिल्कुल, मॉरल पुलिसिंग भी जो है वो हमारा काम है, हमने देखना है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। देखो मौसम, तुम घर बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, मैंने 21 नंबर माड़ी में बहुत टाइम गुजारा हुआ है। सेंट्रल जेल वाले बोल देता हूँ, चलो ऐसा मजा आएगा तो मैं बोल देता हूँ। तो तफरी लेनी है, तुम्हें इसीलिए सवाल किया, तुमने पंगा करने के लिए किया, तो मैं बता देता हूँ। लोगों की कमीजें उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। अगर बिग ब्रदर चाहें तो क्या आपको भी वापस पाकिस्तान बुलवा सकते हैं? वल्लाह मैंने सुबह नंबर मंगाया, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो आपको पता है मैं मुंह फटा, मैंने सुबह नंबर मंगवाया, अब भी कॉल किया है बंदे को, मैंने कहा नंबर भेज, मुझे भी यहाँ भी आ रहा हूँ। ये लोग ना एजेंसियों के नाम लेते हैं, कहते हैं कि ISI वाला मैटर है आपका MI का मैटर है। लेकिन हमने किसी एक यूट्यूबर को भी कोर्ट में उनके साथ नहीं देखा था। हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। नहीं तुम मासूम नहीं, उसको कहते हैं तुमने मौके पे चौका लगाया, तुम्हारा दिमागी हैसियत मुझे पता है कहाँ पर है, तुम वो सियाणे। आई डोंट थिंक यू गोना पोस्ट इट, बट आई गोना से इट। मुझे पता है तुम नहीं डालोगे, ये 100% पता है नहीं डालोगे। लेकिन असल में ये होता है कि भाई हम कहानी सुनाते हैं जरा डिफरेंट अंदाज में। तो हीरो और मुल्जिम से विक्टिम बनने वाले डकी भाई दोनों से पहले चलते हैं विलेन की कहानी में, जिसने एंट्री तो बड़ी धूमधाम से हीरो वाली दी थी, पंजाबी फिल्मों के हीरो वाली, और उस वक्त डकी विलेन बना हुआ था। कुछ बड़े गैम्बलिंग एप्स में से ये परसेंटेज भी लेता है। कोई राफुल त्यारागरा है जो तुम विक्ट्री का निशान बना रहे हो? ये ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं जो ब्लैक मनी इनको एज अ गिफ्ट करते हैं। ये जो अरेस्ट किया है इसका हमने FBR से टैक्स डिटेल भी मांग लिया है, तो एक और FIR होगी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग। चौधरी सरफराज समेत हर दूसरा शख्स मोरल पुलिसिंग पर लेक्चर दे रहा था कि डकी भाई कौम के बच्चे बिगाड़ रहा है, मगर किसी से पूछ लो कि भाई कैसे, तो उसका जवाब नहीं था। परेशान ना हो, अगर अब कोई पूछे कैसे तो उसको मेरी ये वाली वीडियो वॉर ऑफ स्टेटस भेज देना। लेकिन एक मिनट, अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पिछले दिनों में हमने ये बात की थी कि सिर्फ डकी ही क्यों। जिस एप्लीकेशन की डकी भाई प्रमोशन कर रहे थे वो जुए की ऐप है, मगर फिर सवालात उठे कि सिर्फ डकी ही क्यों। चौधरी सरफराज ने नाम तो बहुत सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के लिए थे, मगर काम में सिर्फ डकी को क्यों लाए, ये समझने के लिए समझना पड़ेगा चौधरी सरफराज को। सरफराज धोखा देगा? नहीं, यहां ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि सरफराज धोखा देगा, बल्कि समोसों से शोहरत पाने वाले डॉक्टर साहब तो सरफराज चौधरी से जाकर मिले, उनके गुण गाए और डकी से मिलकर यह अंदाजा भी लगा लिया कि उस पर शदीद तशद्दुद नहीं हो रहा। ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। सिर्फ ये डॉक्टर साहब ही नहीं बल्कि सहाफी इरशाद भट्टी के सामने भी यही फिल्म दोबारा टेलीकास्ट की गई थी।
मैं डकी की तरफ देख रहा था, मैंने भी पूछा कि आपको मारा है? उसने कहा नहीं। वो तेरे तो कोई तशद्दुद किया है सरफराज चौधरी ने क्या? उसने कहा नहीं। वो तेन कोई बुरी गल कही? उसने कहा, डकी ने कहा नहीं। अच्छा तेरे को कोई पैसे लाए? डकी ने कहा नहीं। मुझे क्या पता कि वो कितने प्रेशर में होगा डकी भाई, या उस पर कितना तशद्दुद हो चुका है, या कितने पैसे लिए जा चुके हैं, या कितनी हरासमेंट से वो गुजर रहा है। बेवकूफ बन गया मैं भी। एफआईए के पास फुल राइट होते हैं करप्ट पुलिस ऑफिसर को मॉनिटर करना, सिर्फ एंटी करप्शन या न्याय भी नहीं है। एफआईए कैन इन्वेस्ट ओपन अ फाइल ऑन समबडी लाइक दैट, कैसे ऐसे अफसर के खिलाफ जो ऐसा काम कर रहा है वो खोल सकता है। लेकिन चूंकि वो एक तसव्वुर है पाकिस्तान में पेटीबंद भाई का, उनके ऊपर एहतसाब नहीं है, और जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर जो है वो सख्ती नहीं होगी, ये काम चलता रहेगा। नाउ वी कैन क्राई अबाउट कि हाँ सैलरीज कम है। अब FBI या पुलिस की अमेरिका में जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो इतना आपको दे देते हैं कि घर चल जाता है। एक्सक्यूज़ नहीं है, हालांकि ये नहीं कह रहा कि कोई एक्सक्यूज़ है ये कि आपको पैसे कम मिल रहे हैं। कोई और काम करो ना, रेडी लगाओ जाके। अगर तुम्हें बहुत रोना है सैलरी का, एक एक्सक्यूज होता है जी हमारी सैलरियाँ नहीं है। जब तुम्हें पुलिस पे सर पे किसी ने बंदूक रख के बोलता है ये काम करो, तुम पैसे दे के आए हो, पैसे पूरे कर रहे हो, सीधा सीधा हिसाब है। ऊपर जो है वो एहतसाब नहीं है, एहतसाब नहीं होगा तो यही होगा, उसके अलावा कोई और वो नहीं, हल नहीं है इसका। अब जरा सिस्टम को समझिए। जो डकी भाई ने जुल्म की दास्तान सुनाई है वो नई नहीं, बल्कि किसी भी इदारे में काली भेड़ें ऐसे ही करती हैं। और अब जो मैं आपको कामरान फरीदी का चौधरी सरफराज से मुताल्लिक दावा सुनाने जा रहा हूं, वो सुनकर तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। वो जो ब्लास्फेमी लॉ वाला चक्कर था, सरफराज ये साहब जो थे माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं ये, और कुछ दीनी हलकों में इनका बहुत नाम भी लिया जाता है, कुछ के ये किसी के मुरीद भी हैं ये ख़ास। अब ये कर ये रहा था कि ये ब्लास्फेमी लॉ के अंदर वो एक सेटअप क्रू चल रहा था वहाँ पे, बहुत अरसा चला है ये। मेरे पास यहाँ पे एक लड़का मुझे मिलने आया, मुझे कॉल किया कि मुझे आपसे ज़रूरी मिलना है। तो वो इस सिलसिले में उसके भाई को उठा लिया था, वही सेटअप। उसको नहीं पता कि कैसे उसके भाई के पास एक लड़की ने ऐड किया। लड़की ने ऐड करने के बाद उसको एक फेस ग्रुप में, वो बच्चा ही था, छोटा बच्चा है, 18-19 ईयर ओल्ड, 18-19 साल का, पंजाब के किसी गांव से, उसको एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की ने एक फेसबुक ग्रुप में ऐड की और वहाँ पे उसको कुछ चीज़ें भेजी। उसके बाद वो लड़का उड़ गया। दिस वॉज सरफराज साहब के जो ऑपरेशन थे, ये मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन वॉज लाइक दिस। ये तो बात सही है कि वो एक सेटअप क्रू था जो आपको ब्लास्फेमी लॉ के अंदर नादानों को उठा रहा था, उसके बाद उनसे पैसों का तकाजा किया जा रहा था लंबे लंबे। मतलब वो पूरा बैंक अकाउंट देख के ही बात करते, घर कितने का है, बाप के पास कितने हैं, जेवर माँ के पास कितना है, फिर इतना दे दो, उससे 10 गुना मांग के निगोशिएट करके नॉर्मल अमाउंट पे ले लेते हैं। सरफराज का ये काम है पहले से, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक खुसूसी रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया था कि एक मखसूस ग्रुप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ट्रैप करके उनके खिलाफ तौहीन मजहब के संगीन केसेस बनाता है। स्पेशल ब्रांच ने द ब्लास्फेमी बिजनेस के टाइटल के साथ ये रिपोर्ट FIA और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर मुतालिका अफसरान और इदारों को इरसाल करके इस मामले की मजीद जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया था। तो क्या इससे अखज़ कर लिया जाए कि चौधरी सरफराज सिर्फ डकी भाई की कहानी के विलेन नहीं, बल्कि कई कहानियों के विलन रह चुके हैं? चलिए इसी सीन को दूसरे एंगल से देखते हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक डकी भाई नहीं, बल्कि यही सेम कहानियां कई पाकिस्तानियों के साथ रोज होती हैं। वो रोज तशद्दुद जबर का शिकार बनते हैं। उनमें से कुछ बेगुनाह होते हैं और कुछ होते तो मुल्जिम हैं, मगर रिश्वत का निजाम उन्हें विक्टिम बना देता है। ये जो डकी के साथ हुआ है, ये कोई अचंभे की बात है? पुलिस में या इदारों में क्या ऐसा होता नहीं है? क्या लोगों को पकड़ के रिश्वत नहीं तलब की जाती? ये हमारे यहाँ एक नॉर्म नहीं बन गया है? नहीं, आप सही कह रहे हो, हर खास व आम के साथ होता है। अब चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे कोई और भी सूबा हो कहीं पर, लेकिन ये कि जब आप कोई भी इदारा हो, जब वर्दी है या वर्दी ना भी है, तो ये तो दिस इज द नॉर्म। ये कोई अजीब या अचंभे वाली बात नहीं है। सिर्फ ये हाईलाइट इसलिए हुआ कि देयर वाज डकी। अगर कोई था तो ना शायद ना आता, लेकिन जो डकी है इसलिए आ गया। बाकी है, और लल्लू पंजू बहुत होते हैं ऐसे जो इनके साथ होता है। दिस इज द नॉर्म। अगर आप हमारा एक मसला डायलेमा कह लीजिए इसको, कि पुलिस का नाम आएगा तो दिस इज अ नॉर्म के भाई लेके जाएंगे, पैसे देके छुट जाऊंगा। ये नॉर्म है हमारे यहाँ के फला जगह जाऊंगा तो वहाँ लड़कियाँ साइडों पे खड़ी होंगी, जमजमा चले जाओगे तो वहाँ खड़ी होंगी, या गुलशन फला जगह जाओगे जौहर मोड़ पर। दिस अ नॉर्म ऑफ आवर सोसाइटी। और हम उस नॉर्म को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं बहुत आसानी के साथ, और हमें हजम होना शुरू हो जाता है। यानी बुराई का जो पहलू है वो ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद, जब वो बहुत ज़्यादा अरसे से हो रही होती है। एंड दिस इज आवर नॉर्म। सब्र कीजिए, अभी तो कहानी में हीरो की एंट्री होनी है, मगर उससे पहले जरा विलेन की कहानी मुकम्मल कर लें। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि 2024 लग गया था और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के कई केसेस, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, डिजिटल क्राइम बढ़ते जा रहे थे। तो सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि FIA साइबर क्राइम का बोझ कम करते हैं
और एक नया इदारा बनाते हैं जिसका काम सिर्फ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगा। जी हां, NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम, नया मैंडेट और पीका एक्ट के तहत मुकम्मल लीगल अथॉरिटी भी मिल गई। मगर ध्यान रहे, लीगल अथॉरिटी का मतलब कहीं भी तशद्दुद करना, बेइज्जत करना, डराना, धमकाना और आखिर में रिश्वत मांगना नहीं होता। लेकिन अफसोस यहां यही होता है। हमारे टाइम से थाना बिकाऊ कल्चर कहते हैं उसको। एक तो आपकी पोस्टिंग जो है वो पैसों के साथ होती है, इसमें दो राय तो नहीं है कहीं भी कि आप जब पैसे देते हैं ना उसके बाद आपको पैसे उसके बाद खास जगह पे लगाया जाता है, खास पोस्टों पे लगाया जाता है। ठीक है, हम आप बाद में रोना रो लेंगे कि तनख्वाहें कम है और मजबूरियां हैं और फलाना है, 4 बच्चे हैं, बिजली का बिल, वो बाद में रोएंगे। लेकिन ये कि अभी इस बात पर रो लें कि ये तो मामला सिस्टम की ख़राबी है। ये तो फिर ऊपर से जो निज़ाम है वो आपके पास है, जिसको एंटी करप्शन कहते हैं या नैब कह लें या और भी कई इदारे हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ अपने माइंड से अमेरिकन सिस्टम से, मैं कुछ भी करूँ बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसी से कंपेयर करता हूँ। तो अगर आप कोई ऐसे काम आप अपनी सर्विस लाइन ऑफ ड्यूटी में अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर एक इदारा होता है, जो इदारा आपको जो है वो मॉनिटर करता है। आपको उसका डर लगा होता है कि यार मुझे पता है कि मैंने 2 नंबरी कर दी है यहाँ पे, मैंने इससे पैसे ले लिए या इसको फ्री में छुड़वा दिया या कोई भी ऐसा काम कर दिया, तो उसके ऊपर होता है एक इदारा जो आपको मॉनिटर करता है। जहाँ वो आपको 2-1 नंबर चीज़ देखता है ना, वो आपको पकड़ लेता है उठा के और फिर आपके साथ बहुत बुरी होती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एहतसाब नहीं है। अब आपको दर्जनों रिसर्च रिपोर्ट्स में मिल जाएगा कि कस्टोडियल वायलेंस इज अ पैटर्न, नॉट एन एक्सीडेंट। UN रिपोर्ट ऑन टॉर्चर प्रिवेंशन कहती है जहां पुलिस जवाबदेह नहीं होती वहां तशद्दुद खुद ब खुद पैदा हो जाता है। आर्काइव रिसर्च विजन बेस्ड फाइट डिटेक्शन 2020 की रिपोर्ट बताती है कि जेलों में तशद्दुद बिहेवियर साइकिल की तरह होता है, यानी एक वाकया होता है, फिर दूसरा होता है और फिर तीसरा, और इस तरह फिर ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हिरासती तशद्दुद, गैर कानूनी दबाव और बदसलूकी कई दहाइयों से चलती आ रही है। देखो मौसम, तुम बरगर बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, मैंने 21 नंबर माड़ी में बहुत टाइम गुजारा हुआ है सेंट्रल जेल वाले, और मेरे ज़्यादातर लड़के अंदर ही होते थे, तो हमारे अल्लाह का शुक्र है मैं तंबू नहीं हुआ था। लेकिन ये कि मेरे साथ भाई आप कुछ भी हो, आप पहले जब जाते हो, रहमान डकैत जैसे आदमी की जो चंबा परेड हुई थी वो अलामान लफीज हुई थी। कोई भी हो, कितना बड़ा तवंगुर डक्की तो कोई हैसियत नहीं रखता। जब आप पुलिस के पास जाते हैं और आपने पहले मेहमान नवाज़ी की होती है, आपकी जो है वो खातिर मदरात तो होती है ड्राइंग रूम में। वो सुना होगा, बहुत मशहूर मकूला है, डंडे के ऊपर लिखा होता है आजा मोरे बाल मत तोरा इंतजार है। तो वो तो इसके साथ हो रहा था। सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, उसको सॉफ्ट करना, हमारी ज़बान में उसको कहते हैं सॉफ्ट करना, पाक कराची में उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। अभी ये नई टर्म है, हमारे ज़माने में कहते थे कि हार्ड टारगेट को सॉफ्ट करते हैं। पहले जब आप वो बुलाएंगे और आपसे बोलेंगे भाई 1 करोड़ दे दो, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं दे रहा, क्योंकि पहले इनकी भरमबाजियाँ बहुत थी। अब जब उसको सॉफ्ट करना होता है उसके बाद उसकी होती है चंबा परेड दबा के। जब उसको पूरा मोरल जो है उसका नीचे आया तो उसको पता है कि अब मेरे पास कोई राब, उसको कहते हैं कि तुम्हारे पर ये मुकदमा बनेगा, तुम्हारे ऊपर फलां मुकदमा बनेंगे, तुम्हारे पर 10 मुकदमे बन जाएंगे, और साथ में जो है आता जाता हर एक सिपाही थप्पड़ लगा रहा होता है। जब ये मामलात हो जाते हैं ना मौज़म, उसके बाद फिर वो आपसे कहते हैं कि अच्छा आपका कोई जानने वाला है, कितने हो जाएंगे, अब आप बात कीजिए। फिर वो बात जाती है, उसकी कैपेसिटी उनको ऑलरेडी पता होती है, कितने करोड़ देने, कितने करोड़ नहीं देने, इसको इनको कैपेसिटी पता है कितना दे सकता है। यानी डकी के साथ जो हुआ वो सिस्टम में सबके साथ होता है। साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, मारपीट, इगवा बराए तावान, रिश्वत, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मावराए अदालत कत्ल तक हुए हैं। मगर सवाल यह है कि क्या दुनिया भर में ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं होता। ऐसे वाकयात हुए हैं चीदा बहुत रेयर, यानी आप आटे में नमक के बराबर। लेकिन जब होते हैं बाद में पकड़े जाते हैं, 99.9% पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीक हो जाती है। और जब पकड़े जाते हैं मेरे भाई तो 2 बड़ी परेशानियां हैं। एक तो जब आपको वो लेके जाते हैं जेल में, तो अंदर आपको वो आइसोलेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि आप नॉर्मल कैदियों के साथ रहोगे वो छुरी मार देते हैं कि ये पुलिस वाला है, चाहे कोई भी लॉ एनफोर्समेंट हो, FBI हो, पुलिस वाला हो, DEA हो, AT है, वो अंदर रह नहीं सकता, उनको स्पेशल जगह पे रखा जाता है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन आपकी लाइफ अजाब हो जाती है, 24 घंटे बंद रूम में रहना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप जज के सामने पेश होते हैं तो जज आपको इतनी गंदी नज़र से देखता है, प्रोसिक्यूटर आपको इतनी, कोई वकील जो है मिलता नहीं है दिफा करने के लिए, वो इतनी गंदी नज़र से आपको देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने जो है इस वर्दी का, इस बैज का, इसका जो है तुमने इसको पामाल किया। You supposed to be the protector, तुम प्रोटेक्टर हो,
और तुम दिफा करने वाले और तुमने इसके खिलाफ जाके एक काम किया जो एक मुजरिम, यानी तुमने जुर्म किया वर्दी पहन के, और उसकी सज़ा जो है बहुत ही गंदी होती है मेरे भाई। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में एक और मसला है, अगर आप एक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट हैं और आपने एक जुर्म किया तो आपको जो सज़ा है वो नॉर्मल आदमी से डबल मिलती है, डबल सज़ा होती है। आप जज के सामने जाते हैं, वो कहती है देखो यू शुड नो बेटर। जब मेरे साथ भी हुआ, जब मैं टहरे में खड़ा हुआ था, मुझे बोलती यू शुड नो बेटर, तुम्हें तो ज़्यादा पता होना, तो इसलिए मैं तुम पे सर नरमी नहीं कर सकती, यू शुड नो बेटर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद पार्लियामेंट को बताया था कि 2025 में पाकिस्तानियों ने कुल 1,42,272 साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाई। जी हां, लेकिन सिर्फ 26,036 इंक्वायरीज खोली गई और एनसीसीआई ने तो सिर्फ 1955 केसेस ही रजिस्टर्ड किए। आगे सुनिए, सिर्फ 31 लोगों को सजा हुई, 122 तो अदालतों से बरी हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इतने केसेस में जो लोग अदालतों में पेश नहीं किए गए, क्या उनकी कहानी भी डकी से मिलती जुलती हो सकती है? तो भाई, क्या इन सबको भी बिग ब्रदर की जरूरत है? ज़रूरत तो हमें बहुत सारे बिग ब्रदर की है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर डकी को बिग ब्रदर मिला इसलिए कि वो डकी था, अगर तुम होते तो तुम्हें बिग ब्रदर नहीं मिलता, तुम्हें स्मॉल ब्रदर मिलता। स्मॉल ब्रदर क्या करता, तुम्हें साइड में ले आता और तुमसे अलग तोड़ पानी करता। एक शरारत कर दूं? जी बिल्कुल, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है आपकी? जी। अगर बिग ब्रदर चाहें तो क्या आपको भी वापस पाकिस्तान बुलवा सकते हैं? वल्लाह मैंने सुबह नंबर मंगाया, झूठ नहीं बोल रहा मैं, तो आपको पता है मैं मुंह फटा, मैंने सुबह नंबर मंगवाया, अब भी कॉल किया है बंदे को, मैंने कहा नंबर भेज, मुझे भी यहाँ भी आ रहा हूँ। मैंने जुए के अड्डे नहीं चलाए। मैं तो मासूम नहीं, उसको कहते हैं तुमने मौके पे चौका लगाया, तुम्हारा दिमागी हैसियत मुझे पता है कहाँ पर है, तुम वो सियाणे, तुम वो गुन्ने, तुम वो तो मासूम बन के ना, वो कहते हैं कि यू नो तुमने लगाया मौके पे चौका, वो कर दिया, ठीक है, मैंने भी तुम्हें दे दिया जो तुम मांग रहे थे, सच्ची बात है जो है। तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन पहले इस लिस्ट में सारे हीरोज आएंगे ना भाई, रजब बट आ गया, कमरान फरीदी भी हो हीरो, पहले जो लोग मीडिया पे मौजूद हैं, जी मैं भी हूँ ना, मैं भी हूँ, मैंने भी किया, और मैंने तो हूँ हीरो, मैंने तो किया, कुर्बानी दी है, तो मेरा तो बनता है। ये सिस्टम की ही खराबी है जिसने एक मुल्जिम को विक्टिम बना दिया, बल्कि नहीं, रोज पता नहीं कितने ही मुल्जिम विक्टिम बन जाते हैं। 90s का एरा देखें तो कई शरीफजादे, अच्छे घरों के पढ़े लिखे लड़के इसी सिस्टम की वजह से सिर्फ मुल्जिम ही नहीं बल्कि मुजरिम बन गए, और फिर उन्हें विक्टिम दिखाकर सियासी फायदा भी उठाया गया। जवान लड़कों के हाथ खून से रंग गए। खैर, में अगर इसमें आगे बढ़ा तो कहानी कहीं और ही निकल जाएगी। वापस डकी के केस पर आते हैं, जिसने पूरे साइबर क्राइम स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मगर मेरे जहन में तो तब कई सवालात पैदा हो गए जब एंट्री हुई इस कहानी के हीरो यानी बिग ब्रदर की, क्योंकि अब डकी भाई चारों तरफ से फंस चुके थे। कहानी के हीरो की एंट्री हुई कैसे? डकी भाई के मुताबिक एनसीसीआई ऑफिस में बिग ब्रदर सीधा डकी के पास आए और तफ्तीश करने लगे कि इतना लंबा रिमांड क्यों हुआ, रिश्वत मांगी गई या नहीं, वगैरह वगैरह। मेरे से पूछता है कि कितने तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। तो मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। इनके पास मेरे सारे मोबाइल हैं, इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए हुए हैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा डिमांड करते हैं। कहता अच्छा, तो इन्होंने पैसे की बात की है तेरे से? क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। एक शख्स मसीहा बनकर आ गया है वहां पर, बिग ब्रदर, और डकी के पास बेहतरीन चांस था कि वो बता देता कि जी मुझे फला बंदा रिश्वत ले रहा है। तो वो एक बार आए चले गए, दूसरी बार आए चले गए, मतलब वो आ रहे हैं पूछ रहे हैं कोई रिश्वत ले रहा है, कह रहे हैं नहीं, आ रहे हैं पूछ रहे हैं कोई रिश्वत ले रहा है, कह रहे हैं नहीं। तो ये उस वक्त डकी को बता नहीं देना चाहिए था कि भाई मुझे फला बंदा मुझसे रिश्वत मांग रहा है या फला बंदा मांग रहा है, कि ये शायद ये कोई मेरे लिए मसीहा हो या कोई, ये उस वक्त समझ नहीं आया या क्या मामला था, कुछ आपको समझ आ रहा है? साइकोलॉजिकल एक अकली दलील देता हूँ मैं इसकी मौसम। अब आदमी को जब लाते हैं और जूते पड़ रहे होते हैं ना, चंबे पड़ रहे होते हैं कहीं ना, उसको पता है कि इज इन बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन में है या कुछ भी है, कोई भी आदमी आपसे मीठे दो बोल बोलता है ना, आप उसके सामने रो के ना गाना शुरू कर देते हो। इट्स द नेचर ऑफ बिजनेस। जब भी बैड कॉप आपके सामने होता है, जब गुड कॉप आता है, यू ब्रेक डाउन। उसको ब्रेक डाउन पॉइंट कहते हैं, उसको ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। आई हैव बीन ब्रेकिंग डाउन इन अ पास्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तवंगर खान हूँ। इट हैपेंड टू मी कि आई वाज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ नॉर्मल गाय वॉक अप, मुझे बोलता मैं यार ये बचा भाई, कुछ कर यार, जो भी है, जो भी करना है, मेरी जान बचा ले यार, अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। और डकी इज़ अ वीक किड टू। वो ये यूट्यूबर बच्चा है या वो टिकटॉकर बच्चा है या जो भी बच्चा है, ये डिजिटल बच्चा है,
ये कोई आदि मुजरिम तो है नहीं, तो इसको आदत तो है नहीं ये हार्श, ठीक है, ये तो बरमबाजी बीबीटी चलती है ना इनकी, तो इसके लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो वो सियासी बयान था उसका, व्हेनेवर द गाय अप्रोच हिम ही ब्रेक डाउन, क्योंकि जब आप चारों तरफ से अजाब पड़ रहा होता है ना और एक आदमी आपके पास ठंडा पानी लेके आता है तो आप पहले ठंडे पानी की तरफ हाथ उठाते हैं, यार जल्दी पीऊँ और मेरी नर्व्स काम हो, क्योंकि आई एम बीन इन अ हीट टू लॉन्ग, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो ये इसको टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कहते हैं हमारे यहाँ, ये इट्स नॉट ट्रू। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिग ब्रदर यानी डकी की कहानी का हीरो डायरेक्ट डकी तक कैसे पहुंच गया। क्या एनसीसीआई वाले नहीं जानते थे कि वो किसी खुफिया एजेंसी का बंदा है? और अगर जानते थे तो वो इतने बेवकूफ थे कि जिस एजेंसी का नाम लेकर पैसे मांगे जा रहे हैं उसी के खुफिया एजेंट को डकी तक रसाई दे दी। किस तरीके से काम किस तरीके से करते हैं ये एजेंट, ये स्पाई, ये क्या इदारों में मौजूद होते हैं, वहां पर काम कर रहे थे, पता नहीं था कि जी एमआई का बंदा इसके अंदर काम कर रहा है और वो आकर बार बार पूछ रहे थे, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। वो बाहर से इन हुए हैं या पहले से एनसीसीआई में मौजूद थे? मैं एफबीआई करके मिसाल करके बताता हूँ। जैसे एफबीआई क्या करती है कि लोकल पुलिस के अंदर उन्होंने प्लांट नहीं करते वो किसी को नहीं, एफबीआई एजेंट जाके पुलिस में काम नहीं कर रहा होता, एक ऑफिसर होता है पुलिस का होमोसाइड के अंदर है या वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन में जो उनके साथ टच में होता है, उसने पुराने केसेस किए हुए, एंड आई हैव डन इट मेनी टाइम, कि उसने हमारे साथ काम किया हुआ होता है, उसको कहते हैं कि यार विल टेक केयर यू, हमें बताते रहना क्या हो रहा है अंदर, जस्ट टू लेट अस नो। वो एक अलग इदारा है जिनके लोग नहीं होते बल्कि उनके कुछ हमदर्द उस इदारे में काम कर रहे होते हैं जो उनको वो अंदर की इन्वेस्टिगेशन देते हैं कि दिस इज व्हाट हैपनिंग इनसाइड, और अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये इरेगुलरिटीज़ हैं। इसको कहते हैं अमेरिका की ज़बान में ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर आप अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से हट जाते हैं और स्टैंडर्ड प्रोफेशनल नहीं है तो वो जो कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अंडर होते हैं वो जाके रिपोर्ट करते हैं ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कि भाई ये मामला चल रहा है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग एंड यू नीड टू लुक इनटू इट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम इमेजिन कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा, वो किस तरीके से आए होंगे, वो बाहर से आए थे अंदर से आए थे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी स्पेशलिटी रही है, एजेंट रहे हैं आप, तो किस तरीके से आप लोग काम करते हैं जब किसी इदारे की ही आपने स्पाइंग करनी होती है? क्योंकि देखा जाए तो एनसीसीआई की तफ्तीश हो रही थी ना, एमआई खुद एनसीसीआई की तफ्तीश करने लगी क्योंकि एमआई का नाम यूज हो रहा था। ठीक है, अब देखो एक इदारे का एक आदमी आया तो पहली बात तो ये कि उसको एक्सेस जहां तक दिया गया, यानी कि डकी तक एक्सेस है। डकी एक मुजरिम है, कीप इन माइंड, ही इज अरेस्टेड, ही इज अंडर अ चार्ज। तो अगर एक आदमी बाहर से आता है तो अ स्पाई कैन नॉट वॉक इन विदाउट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ। अकल क्या कहती है, तुम जाओगे अगर उसको बोलोगे मैं मौज़म हूँ और मुझे डकी से मिलना है, बात करनी है या प्राइवेट, ये सारी बातें प्राइवेसी में चल रही हैं, इट्स नॉट आपके नहीं ऑफिस के लोग नहीं सुन रहे, दिस इज़ अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। सो क्या एक्सेस होता है पाकिस्तान में एक नॉर्मल आदमी को? इट मीन्स ही हैड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, ही हैड टू से समथिंग। अब नाउ बात आ जाती है बिगर बैच स्मॉलर बैच, एक का बैच बड़ा है, एक का बैच छोटा है, एक के क्रेडेंशियल कम है, एक के क्रेडेंशियल ज़्यादा है। तो बड़े क्रेडेंशियल वाला उसके पास पावर होती है कि वो छोटे क्रेडेंशियल वाले को बोलता है आई वांट टू टॉक टू दिस गाय, मुझे इससे बात करनी है किसी बार। छोटे क्रेडेंशियल वाला जो है आपको ना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ज्यूरिडिक्शन कम है, हाई ज्यूरिडिक्शन वाला आके उससे बात कर रहा है। तो ये जब आप बात समझ लीजिए, बारीक बात है यहाँ पे। तो कोई दिस इज नॉट अ स्पाई गेम या स्पाई मूवी नहीं है, दिस इज अ लॉ एनफोर्समेंट के पास एक आदमी है और एक आदमी जो हायर ज्यूरिडिक्शन वाला है, XYZ इदारा, मिलिट्री इंटेलिजेंस या व्हाटएवर इंटेलिजेंस इट इज, ही वॉक इन, मुझे एक्सेस चाहिए फलां आदमी तक। एक्सेस पाकिस्तानी कानून में भी जुर्म का एक्सेस वो वकील के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता। लेकिन चूंकि क्रेडेंशियल हायर है सो ही वॉकड इन। दिस इज नॉट अ प्लांटेड थिंग कि वो स्पाई मूवी नहीं चल रही कि एक आदमी अंदर काम कर रहा है, वो सुन रहा है, उसके कान खड़े हो गए, उसने बोला ओह शिट आई एम गोना डू दिस। एग्जैक्टली नॉट हाउ इट हैपेंड। Whatever mistakes was done in the past, एक आदमी आया and he want to talk to the guy क्योंकि credential hires है। This is exactly what happened. I hope you understand this time. अच्छा, अब यहाँ पर अब यहाँ पर आप दोबारा जो है वो बात उलझ गई। और देखें, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आकर बताया होगा कि आई एम फ्रॉम MI और मुझे डकी तक एक्सेस चाहिए, ठीक है मान लेते हैं। जब उन्होंने आकर बताया होगा बिग ब्रदर ने, तो जब एक्सेस मिल गया तो एनसीसीआई वाले यानी कि वो अफसरान जो कि रिश्वत सतानी कर रहे थे कि वो MI का नाम लेकर ही रिश्वत ले रहे हैं और MI के बंदे को ही एक्सेस दे रहे हैं, तो या उनको डकी पर बहुत भरोसा था कि नहीं जी डकी साहब बताएंगे ही नहीं, ये जितना भी पूछ लें डकी को हमने इतना पक्का कर लिया बताएंगे नहीं।
क्या मामला था? या तो फिर वो इतने बेवकूफ हैं कि जी उनको पता है एमआई वाला आ गया, फिर भी वो एमआई का नाम लेकर ही रिश्वत ले रहे हैं। उसकी वजह है अब ये छुपकली। आपको समझ आ गया ना मेरा सवाल? मैं पूछना क्या चाह रहा हूं? देखो ये छुपकली है जो ना उगली जाती है निकली जाती है। पैसे तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ऐसा नहीं ये दिस वी नॉट टॉकिंग अबाउट अ फाइनल ट्रांजैक्शन, दैट्स बीन ट्रांजैक्शन बिफोर। ये आप अच्छी तरह से इसकी तसल्ली कर लीजिए। ये दे वर टॉकिंग अबाउट अ बिगर चंक, जो एंड में जो बिगर चंक होता है ना, ही ऑलरेडी पेड लमसम अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं कि वो फ्री में रह रहा था वहां पे, वो ऑलरेडी जो है वो टैक्स उस पर लग चुके थे, टैक्सेस दे रहा था वो अपने, ही हैव पेड। उसका वॉलेट जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। ही सेड इट इन हिज पॉडकास्ट कि मेरा वॉलेट तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट बिगर चंक ऑफ मनी। ठीक है, मामला वहां अटका हुआ है। तो एक तो ऐसी चीज है कि एक सिचुएशन ऐसी है कि यू ऑलरेडी आप गंदे तो हो गए, यू ऑलरेडी टुक द मनी फॉर समथिंग सर्टन थिंग व्हिच यू नॉट सपोज टू। आपने एक तो कानून तो तोड़ दिया, देन यू आर अ बिग माउथ, ऊपर से आप बाबा टेंटे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिर आपके मुंह में एक छुपकली पड़ी गई। अब ना वो उगली जाएगी वो निकली जाएगी। आप क्या करोगे? एक आदमी आ गया, मिसाल देता हूँ, चलो मैं आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। पुलिस में एक आदमी है, लेट्स से अमेरिकन न्यूयॉर्क थाने में, जो होता नहीं है लेकिन एक न्यूयॉर्क पुलिस स्टेशन में एक आदमी है, और उसने पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ जो है वो XYZ काम ले लिया, थोड़े पैसे ले लिए, थोड़े और मांग रहा है। आगे से FBI वाला आता है या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आता है और वो आके कहता है कि भाई मुझे जो है वो इससे एक्सेस चाहिए इस आदमी के साथ। अब उसके क्रेडेंशियल हायर हैं, वो आएगा, वो ऑफिसर ना नहीं कर सकता। जो पैसे वो मांग लिए वो तो फर्दर जुर्म तो हो गया। व्हेन ही आस्क्ड फॉर द मनी, जब उसने तकाजा कर दिया पैसे का तो जुर्म तो हो गया। अब वो कंटिन्यू मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, दैट्स आउट ऑफ द पॉइंट, उसको आउट ऑफ इक्वेशन कर दो। उसने ऑलरेडी ये तकाजा होने के बाद आया है, उन्होंने बाद में नहीं मांगे पैसे, पहले उससे मांग चुके हैं। वो पहले कुछ ले चुके हैं, बाद में कुछ मांग चुके हैं। वो तकाजा तो द क्राइम हैव बीन कमिटेड, जुर्म हो गया वहां पर। जब बिग ब्रदर आया तो बिग ब्रदर ने आके जब उसको पूछा तो ही सेड कि भाई यार दिस इज व्हाट हैपेंड, पहले इतने दिए हैं अभी और इतने का तकाजा है। सो नाउ अब उसके पास चॉइस क्या है? ना तो वो उसको रोक सकते हैं आने से, और ना वो अपने वर्ड वापस दे तो नहीं कर सकते कि रेस कर दो भाई, मैंने भी माफी मांग लेता हूँ, गलती हो गई भाई, जान दो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। बहरहाल कहानी इतनी सिंपल नहीं जितनी नजर आ रही है। कामरान फरीदी को तो डकी की सारी अदाएं ड्रामा लग रही हैं। अच्छा, उसने जो वीडियो भी किया वो भी, ये सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसने कहीं स्टूडियो में बैठ के नहीं की, हालांकि पूरा जो एडिटिंग आप देखते हो खतरनाक एडिटिंग है ना। मेरा ये काम है मेरी जान, मैं ये करता हूँ फॉर लिविंग। ये मतलब पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, आई रीड व्हाट गोज ऑन इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरी जॉब है। ये नीचे बैठ के जो कर रहा था, इसने खाकसारी दिखा रहा है कि मैं शलवार कमीज में नीचे, अब वो डकी नहीं आ रहा यूं वाला और वो हटो बच्चों नहीं, बल्कि नीचे बैठा हुआ बिल्कुल गर्दन झुका के। ये काम मैं जानता हूं ना, मुझे पता है क्या हो रहा था। वो बीच बीच में से स्प्लिट क्लिप होते हैं, उसको वो स्प्लिट क्लिप क्यों जा रहे हैं? जैसे इसने रिकॉर्ड किया अगर 3.5 घंटे की 4 घंटे की, उसने बाद में स्प्लिट क्लिप हुए हुए थे। वो इतनी गंदगी से हुआ था कि मुझ जैसा अनाड़ी यूट्यूबर भी ये बात जानता है कि वो स्प्लिट क्लिप थे। उन्हें स्प्लिट क्लिप तो अगर, वरना अगर बहुत ही ज्यादा खाकसारी वाली वीडियो है, रॉ कर देता। चैलेंज करता हूं मेरे सामने बैठ जाए किसी दिन, रॉ बैठ जाए मेरे सामने, मैं इसके गुनाह गिनवाता हूं और पूरा काम गिनवाता हूं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो स्प्लिट क्लिप इसलिए थे कि वो कोरियोग्राफ थी। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं किसी काम पे पशेमान हूं, मैं आपके सामने बैठूंगा, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, वल्लाह मैं आपको सच्ची बात बोलता हूं, अगर मैंने कोई गलती की है मैं आपके सामने ऐसे आऊंगा, कोई फिल्टर, कोई ड्रामा, कोई कुछ नहीं, इसी एग्जैक्टली जगह बैठ के आपको एक कट टू कट उठा के लगा दूंगा। कामरान भाई, एक बात समझ नहीं आ रही कि डकी भाई तो मासूम है, यूट्यूबर है, अब वो सॉरी बोलो 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 बोलो, तुम्हें कौन सा बिल आ रहा है, बोलो। नहीं तो मुझे ये बताइए ना कि वो तो एक यूट्यूबर है ना, ऑब्वियसली मैं मासूम इन सेंस, इस सेंस में कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ हो रहा था उनके साथ, रिश्वत मांगी जा रही थी, कोशिश हो रही थी रिश्वत लेने की, तो डकी के अपने कम से कम वकीलों को तो बता सकते थे ना। तो जो वकीलों को तो पता होगा ना, या ये समझ लें कि वकीलों को तो पता होगा, तो उन वकला ने अदालत में क्यों नहीं बताया या बाहर मीडिया को क्यों नहीं बताया कि डकी के साथ इस तरह का सीन हो रहा है? फिर एक बिग ब्रदर आते हैं और वो मामले को हल करते हैं। ये क्या कहानी है? मेरे भाई, पहले तो एक बात हम अच्छी तरह समझ लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं ना, क्या नाम है पाकिस्तान का? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जुआ कब से लीगल हो गया मेरे भाई? वो तो इलीगल है, रोटी को चोची कहते हैं ये सारे लोग। अब अगर एक आदमी जुए का अड्डा चला रहा है, वो इतना ही गुनाहगार है जो जुए के उस अड्डे की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने वाला जगह पे भेज रहा है। ठीक है, मसला समझो यहाँ पे। अब ये कर रहे थे जुए की एडवर्टाइजिंग, इनको पता था कि ये मसला इलीगल। एक और बात सुन लो मौजम, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं, जो देखते हैं ना तुम्हारी जेनजी, उनको ये बात पता नहीं होती। क्यों इन लोगों को प्रोमो की जरूरत क्यों पड़ती है? ये वेबसाइट पे खामखा गैम्बलिंग क्या होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, लॉस वेगस जुए का बहुत बड़ा एक किंगडम है, समझ लो उसको। मकाओ है, मैंने दोनों जगह गया हूँ, दोनों जगह बहुत टाइम गुजारा है, केसेस किए हैं वहाँ पे।
होता यह है कि जब एक कसिनो जब आप लगाते हैं, या ऑनलाइन हो चाहे यानी ये चाहे वो वर्चुअल या फिजिकल कसिनो, उसमें एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पे आउट। आप कितने पैसे देंगे। हर मशीन जो लॉस वेगस में होती है, वो मशीन एक सेटअप होता है, उसका सेट पे आउट हुआ होता है 11 to 14% का। ये 14% का पे आउट होता है। ये लीगल जो भी कंट्रोल है, इसको जो कंट्रोल करते हैं वो उस बात को मॉनिटर करते हैं कि इतना पे आउट एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो बंद कर देते हैं। ठीक है, ये होता है कंट्रोल्ड कसिनो। जिस कसिनो को ये प्रोमोट कर रहे हैं उसके सर्वर होते हैं XYZ, रशियन सर्वर हैं, आइसलैंड में सर्वर हैं। ये इलीगल गैम्बलिंग है। ये बिल्कुल जो चिट्टी इलीगल होती है, इसमें पे आउट होता ही नहीं है। इसमें 2% पे आउट होता है, 2% पे आउट होता है। जाहिर बात है, इसलिए उसको इलीगल गैम्बलिंग कहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे तो वो सारा जो 11% के देने के बजाय वो चंद मशहूर शख्सियात को, दुनिया भर से होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, वो यानी यूट्यूबर्स है, टिकटॉकर्स, उनको पैसे दे के वहाँ लाते हैं और उससे कहते हैं भाई आप प्रोमो करो, जो आपका जो पे आउट होगा, जो हम पे ऑफ जो टेक इन होता है उसमें भी हिस्सा होगा, प्लस आपको हम पैसे देंगे, इतना 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 आपका फिक्स अमाउंट होगा और इतना हम आपको परसेंटेज देंगे जो आपके प्रोमो के तहत आते हैं। सही है। अब इन लोगों ने उससे पैसे कमाए दबा के, क्योंकि वो क्या हुआ, एक आदमी ने 100 रुपए डाले, उसके 100 रुपए चले गए, किसी ने 500 डाले, उसके 500 लगे। लेकिन कामरान भाई माफी तो मांग ली ना यार। मुझे भी 2-4 लोगों से सही की फटीक खार है पाकिस्तान में। मैं सबके घरों में घुसता हूँ, जुर्म करता हूँ। भाई जुर्म, एक नॉर्मल आदमी जो 9 to 5 जॉब करता है, वो मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाता है पंजाब में, उसको उठा के ले जाते हैं, बंद कर देते हैं, उस पर FIR कट जाती है। वो तो माफ़ी वो नहीं मांग रहा होता माफ़ी। तुम जाओ ना, करो कल बैंक डकैती, बाद में माफ़ी मांग लेना, देखो तुम्हें छोड़ते हैं नहीं छोड़ते पैसे के साथ। तुम्हें भी माफ़ कर, फिर माफ़ी मांगनी चाहिए ना, फिर पुलिस थाना नहीं होना चाहिए, माफ़ी सेंटर, फिर MQM का वो सेक्टर का ऑफिस होना चाहिए, वहाँ क्या आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले सेक्टर इंचार्ज से, भैया माफ़ कर दो, वो आपको छोड़ देगा। यही करना है। पाकिस्तान में जुर्म किया है पूरी दुनिया में। आप देखो, मैं दूसरी बात सुन लो, समझाता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ दुबई में 200 मील घंटे की रफ्तार से, स्पीड लिमिट है 120। पुलिस वाला मुझे रोकेगा, मैं उससे बोलूँगा सॉरी सर, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। वो बोलेगा सॉरी तो ठीक है, तुमने जुर्म किया ना। वो मुझे टिकट फाड़ के देगा, 5000 दिरहम का फाइन कर देगा मुझे। मैं कितनी माफ़ी मांगूँ, आपने जुर्म किया है ना, ये माफ़ी नहीं होती। तो चलिए इस कहानी के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो डकी ने अपने इस व्लॉग में नहीं बताया। सबको ही ऐसा लग रहा था कि गिरफ्तारी के बाद डकी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, मगर इस ट्विस्ट के बाद ये डकी का राइज लग रहा है। क्या डकी ने इन 100 दिनों में जितना गवाया वो सिर्फ एक व्लॉग में वापस कमा लिया? अगर कम से कम RPM रखें, यानी रेवेन्यू पर मिनट $1, तो डकी ने अब तक इस वीडियो से तकरीबन 40 लाख रुपए कमाए होंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा RPM अगर $5 रख लें तो डकी ने अब तक तकरीबन 2 करोड़ के करीब कमा लिए होंगे। और हो सकता है डकी का RPM इससे भी ज्यादा हो तो पैसा और डबल कर लें। सिर्फ यही नहीं, NCCI अफसरान ने डकी से अब तक जो कुछ छीना था, अदालत को बताया गया है कि गिरफ्तार अफसरान से बहुत कुछ रिकवर कर लिया गया है, यानी 4,25,48,000 रुपए इन अफसरान से रिकवर हुए। BBC लिखता है कि 1,25,48,000 रुपए चौधरी सरफराज से, 70 लाख रुपए इंस्पेक्टर अली रजा से, 36.5 लाख रुपए शोएब रियाज से, 19 लाख रुपए यासिर रमजान और जवार अहमद से 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इन सब के बाद डकी के खिलाफ बना केस तो गोल होता दिखाई दे रहा है। अब सबकी जबान पर एक सवाल है, क्या डकी पर फर्दे जुर्म आयद होगी तो कैसे? क्योंकि जिस सिस्टम ने डकी पर चार्जशीट बनाई थी वो तो खुद कटेरे में खड़ा है, और अब तो उल्टा चार्जशीट डकी ने लगा दी है, न सिर्फ कानूनी बल्कि व्लॉग में अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मोरली भी। तो भाई साहब, जहां इन्वेस्टिगेशन खुद मशकूक हो जाए वहां चार्जशीट भी रुक जाती है। डकी का केस अब पहले जैसा केस नहीं रहा, क्योंकि NCCI के अफसरान जो डकी के खिलाफ तफ्तीश कर रहे थे वो अब अदालत में खुद तफ्तीश भुगत रहे हैं। जिन अफसरान ने केस को परसू करना था वो तो रिमांड पर चले गए। डकी केस का शफाफ रिकॉर्ड तभी बन सकता है जब इल्जाम लगाने वाले अफसरान क्लियर हों, यानी डकी के खिलाफ जुए और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो केस बनाया गया था वो तो तब आगे बढ़ेगा जब NCCI के अफसरान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का फैसला हो जाएगा। कहानी का क्लाइमेक्स कुछ यूं बनता है, डकी अब विक्टिम बन चुका है। कमजोर हो गया वो केस कि वो एक जुआरी है, कमजोर हो गया वो केस कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, और जो कुछ NCCI अफसरान ने डकी के साथ किया उसके बाद मोरली बिगाड़ तो छोड़ ही दीजिए। तो कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि हमदर्दी, व्यूज
कानून अब सब डकी के साथ खड़ा है। सॉरी, बिग ब्रदर भी। अल्लाह हाफ़िज़।